नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। बड़ी दिलचस्प बात है, कुछ दिनों पहले हमारे साथ इसी कार्यक्रम में आज भी हैं विजय पाठक जी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो उत्तर प्रदेश की सियासत से। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताइए, नरेंद्र मोदी साहब देश को बदलने की बात कर रहे हैं, बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सिस्टम्स बदलने की बात कर रहे हैं, और ऐसे युग में पता नहीं क्यों योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जो हैं वो लव जिहाद का मसला उठा रहे हैं। भाई उनको क्या, नरेंद्र मोदी जो 280 से ज्यादा सीटें विकास और बदलाव के नाम पर लेकर आए हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं है कि कुछ अच्छा कर पाएंगे नरेंद्र मोदी अगर उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चुनाव हो रहे हो? लेकिन अब बड़ी अजीब सी स्थिति आ गई है। स्थिति यह आ गई है कि बीजेपी चाहे जितनी दलीलें दे, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मार पड़ रही है उपचुनाव में। और उत्तर प्रदेश में जो भी एक माहौल बनाने की कोशिश ये लव जिहाद नाम की नौटंकी से की जा रही थी, वो माहौल बीजेपी के खिलाफ चला गया। बीजेपी ने खूब इस तरह की दलीलें दी, साहब हमारा तो ऑफिशियल एजेंडा नहीं है, अब योगी आदित्यनाथ जी उठा रहे हैं तो हम क्या करें, अब योगी आदित्यनाथ जी आपके स्टार कैंपेनर हैं तो आप क्या करें। मतलब ये सब सियासत में होता है, कोई नई बातें नहीं। लेकिन कुल मिलाकर नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं आया। अब ये कोई बड़ा संकेत है? भाई हनीमून पीरियड तो होता है ना सियासत में, तो मोदी जी का तो हनीमून पीरियड हो रहा है। वो जापान से लेकर अभी अमेरिका जाने वाले हैं, वो देश को बदलने की बात कर रहे हैं, व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, काम करने के तरीके को बदलने की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त को भाषण में बोलते हैं कि ना मैं खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, वो इस तरह की बड़ी बातें कर रहे हैं। इन सब के बीच में कोई लव जिहाद आया था, कहां से आता ये किसी को नहीं पता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उस मसले पर जरूर स्पष्टता सामने आते हैं। अब आज की तारीख में, अब मैं आपको कोई नतीजे तो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की 11 में से 8 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली हैं। और इस मसले का कोई प्रभाव नहीं रह पाया। लोगों को तुरंत मौका मिलेगा, कहेंगे साहब अभी तो 100 दिन से ज़्यादा ही बहुत कम समय हुआ है, और क्या अभी से जो मोदी मैजिक था, मोदी का जादू था, क्या वो कम हो रहा है? या ये सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी की हार है, जिसके लिए एक और चमत्कारी व्यक्तित्व श्री अमित शाह को जिम्मेदार होना चाहिए। फिर अमित शाह साहब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई ये कौन सी पॉलिटिक्स आप 2014 के लोकसभा के बाद प्रमोट कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कि आपको इस तरह की हार पड़ी? तो अब ये बड़े गंभीर सवाल है। मेरे साथ जो पैनल है मैं उनसे आपको मिलाता हूं। राजकिशोर तिवारी साहब हैं जो कि एसोसिएट एडिटर हैं दैनिक जागरण के। विजय बहादुर पाठक साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। मधुकर जेटली साहब हैं जो कि एडवाइजर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। और प्रेम शुक्ला जी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दोपहर का सामना के। प्रेम शुक्ला जी को साथ में रखने का इसलिए बड़ा महत्व है क्योंकि भाई बड़ा रिश्ता खराब होता जा रहा है शिवसेना और बीजेपी का सीटों के बंटवारे को लेकर। तो क्या सेना के पास अब मौका होगा बीजेपी से ज्यादा तगड़ी बार्गेनिंग करने का? राजकिशोर तिवारी, गड़बड़ क्या हो गई बीजेपी के लिए इतनी जल्दी? उसका सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है, जहां से आपने कार्यक्रम की शुरुआत की मैं वहीं पर आना चाहूंगा। हाँ। जो चयन था चेहरे का, मुद्दों का, पहले नकारात्मक प्रचार जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ होता था बिना किसी एजेंडे का, क्या वास्तव में क्या जो मैंडेट मिला था नरेंद्र मोदी सरकार को, क्या वो मिला था हिंदुत्व के लिए या राम मंदिर के लिए, या उसके पीछे कहीं विकास की संभावनाएं थी, रोजगार के सपने थे? अच्छा पॉइंट है। मोदी ने 2014 के इलेक्शन में कभी नहीं जिक्र किया इसका, कभी नहीं, कभी इसका जिक्र नहीं किया, भाषण में नहीं जिक्र किया कभी। लेकिन उत्तर प्रदेश में शुरुआत से जो अभी बहुत मजाकिया शब्द आप इस्तेमाल कर रहे थे, पता नहीं किस डिक्शनरी से खोज के लाया गया शब्द है ये, लगातार इसको खेला जाता रहा। लगातार आप सवेरे से आप शाम तक देखिए व्हाट्सएप और फेसबुक पे किस तरीके के कमेंट्स चलते रहे, पूरा माहौल दूषित करने की कोशिश की गई। तो ये जो नकारात्मकता थी उसमें वोटर निकला ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब इनका काडर लगता है और जब संघ के लोग लगते हैं तब लोग निकलते हैं। मत प्रतिशत कम हुआ, भाजपा को हारना है, तो इस तरीके के मुद्दों के साथ लोग जुड़ने को तैयार नहीं है। जो मैंडेट उन्होंने नरेंद्र मोदी को देकर भेजा था कि ठीक है विकास, रोजगार और ठीक है तरक्कीशुदा, इस तरीके की चीजें जो पीछे मुगल कालीन व्यवस्था में, तालिबानी व्यवस्था में अगर आप जा रहे हैं तो उसको उन्होंने नकार दिया है।
मेरे हिसाब से तो सीधे सीधे गड़बड़ उत्तर प्रदेश में ये नजर आती है। और कहीं ना कहीं एक दंभ भी था कि ठीक है, अभी तो हम जीत कर आए हैं, क्या होगा 11 में से 9 तो हम ऐसे ही जीत लेंगे, 6 ऐसे जीत लेंगे। मैं उस पॉइंट पे आऊंगा कि क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए सभा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पुराना ये तरीका है काम करने का कि सफलताओं के बाद थोड़ी सी अहंकारी हो जाती है ये पार्टी और इसके नेता। विजय पाठक जी, अब क्या जवाब देंगे आप, क्यों हार गए? विज्ञान जी, उत्तर प्रदेश के जो परिणाम है वो स्वाभाविक रूप से निराशाजनक हैं। हमें और बेहतरी की उम्मीद थी। सारी सीटें तो हम चुनाव के बाद कह सकने की स्थिति में है, सारी सीटें तो हम नहीं जीत रहे थे, लेकिन हमें और अपेक्षा थी और सीटें हमें जीतनी चाहिए थी। चुनाव परिणामों का जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमको और गहनता से अपने मुद्दों के बारे में, अपनी कार्य पद्धति के बारे में विचार करना चाहिए। और हम पूरी विनम्रता से जो जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करते हुए अपने बारे में विचार करने को तैयार हैं। लेकिन जो चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में आए हैं, और मैं थोड़ी सी चर्चा आपको रोहनिया की भी कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से रोहनिया में आज जो घटनाएं हुई वो चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए। 8 बजे पोलिंग पार्टी पहुंचती है, आपको स्मरण होगा और मुझे भी लगता है कि मैंने भी कई बार टीवी चैनलों पर देखा कि जब ईवीएम खुलती है तो कई बार पोलिंग के जो एजेंट हैं उनको भी चेक कराया जाता है और मीडिया को भी चेक कराया जाता है। पूरे घटनाक्रम से मीडिया को दूर रखा गया। 9वें राउंड में वहां पर शिकायत होती है, उसके बाद लगातार कहीं न कहीं वो कांग्रेस में नहीं लिया गया। 13वें 14वें राउंड में जब एजेंट निकल गए तो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, उसके बाद हुआ। और बनारस का प्रशासन, मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी उस पर सवालिया निशान खड़े थे, उन पर भी होनी चाहिए। मैं इन घटनाओं को रख करके अपनी हार का ठीकरा या उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जो सच है उसको स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं उनकी चर्चा न की जाए तो ये बेईमानी होगी। राजकिशोर जी से ने उस चर्चा को शुरू किया, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि लव जिहाद पार्टी, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी मैं अपनी उस बात पर कायम हूं कि पार्टी के एजेंडे में नहीं है। नेताओं ने अपनी बात कही, स्वाभाविक रूप से विकास के भी जो मुद्दे नेताओं को तो आप चुप नहीं करा सकते थे। नहीं, नेताओं ने अपनी बात करी, नेताओं को आप चुप नहीं करा सकते थे। योगी आदित्यनाथ तो आपकी पार्टी से बड़े हैं, तो आप उनको चुप नहीं करा सकते थे। इस बात में अरे विकास की बात दबी नहीं विजय जी अभी हो गया। अब ये डबल एजेंडा ना, मैं बहुत वर्षों से आपकी पार्टी को देख रहा हूं, ये कि नहीं योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं हमारा तो कोई एजेंडा नहीं था। ये हकीकत ये है कि ये क्लिक नहीं किया। ये सब आप लोग, आपको नरेंद्र मोदी के नाम का वोट मिला था क्योंकि लोग सोच रहे थे देश में कोई बदलाव लाएंगे। आप चले गए लव जिहाद में, कौन किससे प्यार करे ना करे उसको डिसाइड करते। एक मिनट, आप आकलन क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला था। हाँ। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बदलाव लाएंगे, इसलिए हाँ। लोकसभा में चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला था। इसमें जो आप बात कर रहे हैं उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला, लव जिहाद के नाम पर नहीं मिला ना, ये तो सीधी सीधी बात है। इतनी सी बात के लिए कौन से आप बैठक करके आकलन कर लेंगे? वोट ही नहीं मांग रहे थे तो हम ये कैसे कहेंगे? नहीं, योगी आदित्यनाथ मेरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता ना। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। आपके एजेंडे पर रहे ना रहे, जाइए इकोनॉमिक टाइम्स का इंटरव्यू पढ़िए अमित शाह का। अमित शाह से जब ये प्रश्न किया गया, आपके पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी आपकी तरह बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि हमारे एजेंडे पर नहीं है, लेकिन अगर कोई समाज का बदलाव है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है तो हम करेंगे। ये अमित शाह को पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स में उनका छपा हुआ इंटरव्यू है, मैं उसे कोट कर रहा हूं। तो अब ये बार बार बीजेपी का कि हमारे तो एजेंडे में नहीं था, नहीं हमारे तो एजेंडे में नहीं था। आपके एजेंडे में अगर योगी आदित्यनाथ है तो आपके एजेंडे में लव जिहाद भी था। ये मेरा अपना आकलन है। मैं मधुकर जेटली के पास आना चाहूंगा उसके बाद, और अखिलेश प्रताप सिंह और प्रेम शुक्ला को समय दूंगा। मधुकर जेटली, ये क्या हो रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? आपकी सरकार और अखिलेश यादव बेहद अलोकप्रिय माने जाते हैं, आप लोगों की लोकप्रियता बहुत कमजोर है, लेकिन इस बाय इलेक्शन में कहीं पर आपकी पकड़ वापस बनती हुई नजर आई। आपके लिए क्या बदलाव था? देखिए अभिज्ञान जी, इस चुनाव के परिणाम से दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। चुनाव लड़ने के लिए खोखले वायदे करने के बाद अगर आप विकास की बात करते हैं और उसके बाद आप सांप्रदायिकता के नाम पर विभाजन करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इस बात को इस देश की जनता ने नकार दिया है।
केवल प्रदेश की जनता ने नहीं किया है, राजस्थान, गुजरात या अन्य जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही है। इसलिए ये बात कहना कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उनकी पोल पूरी तरह खुल गई है। अब सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दिन आज उनको ये अशुभ समाचार मिलता है कि उनके लोकसभा चुनाव क्षेत्र में खुद एक विधानसभा में उनकी पार्टी के समर्थन से जो चुनाव लड़ा जा रहा था वो भी सीट चुनाव में उनकी पार्टी हार गई। तो सवाल ये है कि अगर आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार का जो एक एजेंडा चला रखा था पिछले 1.5-2 साल से, उसको अगर आप आगे ले जाने के लिए प्रयास करते हैं तो प्रदेश की जनता ने इस बात को सजगता के साथ में एहसास कर लिया है कि अब हम और ज्यादा ठगे जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप अब ये कह रहे हैं कि लोग, जनता ये समझ रही है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप लोगों का रिवाइवल फिर भी कहीं से नहीं होता दिखाई पड़ता। अगर बेहतरी और तस्वीर बदली है तो वो समाजवादी पार्टी के लिए बदली है। अभिज्ञान जी, ये बात सत्य है कि देश के नतीजों पे भले हमें संतोष हो, प्रसन्नता तो नहीं, संतोष हो, लेकिन यूपी के नतीजे में हमें संतोष नहीं है। हालांकि हम इन सारे सीटों पे, जिसमें 2-3 हमारी लोकदल लड़ी थी, हम पिछले बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम और बेहतर करेंगे। कुछ स्थानों पर बेहतर किया है, लेकिन जो ये परिणाम आए हैं, ये अकेला सब्स्टिट्यूट ऑप्शन था समाजवादी पार्टी। और मोदी जी या मोदी जी की पार्टी से जनता का बहुत आक्रोश था, क्योंकि ये पूरे टेन्योर में 4 महीने में सिर्फ उत्पात हुआ है। जो पहले दूसरे दलों को लोग शब्द यूज करते थे, सिर्फ भाजपाइयों ने यूपी में उत्पात किया है। और क्यों ना माना जाए कि ये उत्पात मोदी जी के सह पे हुआ या मोदी जी की रजामंदी पे हुआ है, क्योंकि अगर सारे उनके मंत्री, 5-6 मंत्रियों ने बयान दिए, उनके तमाम आरएसएस के लोग, उनके तमाम सांसद यदि कटु सांप्रदायिक शब्दों, भाषा और मूवमेंट के बात कर रहे हैं, और वो मोदी जी जो अपने तमाम मंत्रियों को नकेल कस के सेंट्रलाइज पावर रखते हैं, इनको क्यों खुली छूट दे रखी थी? यदि उन्होंने खुली छूट दे रखी थी तो उनका मौन स्वीकृति क्यों न माना जाए? और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक इंटरव्यू में बोलते हैं, यदि सांप्रदायिक तनाव बना रहेगा तो बीजेपी को बहुत गेन होगा। इसका माने क्या लिया जाए कि ये चाहते भी थे, क्योंकि जो सब्जबाग बहुत बड़े बड़े दिखाए थे वो कहीं अभी ढर्रे पे आते भी नहीं दिखी थी मोदी जी की। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे सीमा के विवाद हो, घुसपैठ हो, ब्लैक मनी हो, नौजवानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, तो उस पर परिणाम तो नहीं अपेक्षा इतनी जल्दी हम लोग करते हैं, लेकिन उस तरफ कदम बढ़ते भी जनता ने नहीं देखा, महंगाई से लेकर सारी चीजों में। और आप अपनी वो बात ना करके आप इस मुद्दे पे आके लड़ रहे हैं और फ्री स्टाइल लड़ रहे हैं, जिसका कोई नियंत्रण नहीं करता। उसके पहले, इसी लोकसभा चुनाव के पहले अगर कहीं कुछ इस तरह की भाषा या शैली होती थी, दंगे होते थे, तो बीजेपी के लोग क्या बातें करते थे, कहाँ है केंद्र की सरकार, कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है फला ढिमाका। तो भाई जनता इतनी जल्दी नहीं बोलती है। उसको अपेक्षा थी कि यदि इस तरह के लोग बोल रहे हैं और मोदी जी जो बात लाल किले से लेकर कहाँ कहाँ तक बोलते हैं, कम से कम एक बार कहते तो कि मेरे माननीय मंत्रियों और मेरे माननीय नेताओं, इस तरह की भाषा मुझे पसंद नहीं है, कृपया आप इस पर लगाम लगावें। मैं प्रेम शुक्ला को यहाँ पर लाना चाहूंगा। मैं अखिलेश जी थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आपको यहाँ पे वापस आऊंगा, आपको समय दूंगा। प्रेम शुक्ला, एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कह रही है कि आप अपने पैर जो है वो जमीन पर रखिए। बीजेपी को नसीहत दे रही है शिवसेना कि अपने पैर जमीन पर रखिए। अब तो ये पूरी तरह से खुलासा हो चुका है कि आपके और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बन पा रहे हैं। तो क्या ये आप लोगों को अब मौका मिला है बीजेपी से कस के बारगेन करने का कि अपने अहंकार से नीचे उतरिए, तभी ये बयान आ रहा है कि पैर जमीन पर रखिए? नहीं, मुझे लगता है कि शिवसेना ने कभी अपने मित्र वर्ग भारतीय जनता पार्टी का कभी अहित चिंतन किया हो, ऐसा मैं पिछले 25 वर्षों के रिश्ते में एक भी अवसर नहीं देखता। और शिवसेना कभी चिंतन नहीं किया, लेकिन अपना मित्र है। और यदि हमको जो है किसी विजय का उत्सव मनाना चाहिए तो किसी पराजय पर आत्मावलोकन करना भी आवश्यक है। इस तरह का अपने मित्र को सलाह देना, ये हम तो
मैत्री धर्म का ही हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी का कहीं अहित हो, ये शिवसेना के चिंतन में नहीं आ सकता। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कल्याण हो, महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वो जो है बड़े पैमाने पर विकसित हो, ये इतनी सी आकांक्षा शिवसेना रखती है और ये अपेक्षा रखती है। शिवसेना के नेतृत्व में क्यों का जो युति है नहीं, उसमें किसी शिवसेना प्रकार के का मुझे नेतृत्व लगता क्यों? है बीजेपी कह रही है भाई आज तो हम नरेंद्र मोदी की पार्टी है, हमारे पास 280 सीटें से ज्यादा है लोकसभा में। शिवसेना के नेतृत्व में क्यों 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 शिवसेना के नेतृत्व में आज इतनी प्रभावशाली प्रबलशाली भारतीय जनता पार्टी उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना का, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का, बिहार में नीतीश कुमार का, ऐसा विविध राज्यों में अपने जो मित्र दल हैं उनके नेताओं का नेतृत्व स्वीकारती रही परंपरा रही है। और हमारे दोनों के बीच में जो गठबंधन रहा है उस गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर के चुनाव पर वो हमसे अधिक चुनाव पर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम जो राज्य स्तर के चुनाव होंगे उसका नेतृत्व शिवसेना के पास होगा, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दोनों का गठबंधन जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर रहेगा, अखंड रहेगा, अभेद्य रहेगा और शिवसेना हिंदुत्व के कल्याणार्थ भारतीय जनता पार्टी का हर संभव सहयोग करती रहेगी। ये हमारा गठबंधन है, उस पर दोनों दल अभी तक टिके हुए हैं। छोटी सी बातें होती हैं, कई बार जो है गतिरोध आता है, वो गतिरोध से पार पाने की कला पिछले 25 वर्षों से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है।